हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जावा लैंग्वेज में आप पहला प्रोग्राम कैसे कंपाइल और रन करोगे। हमने कुछ क्रांतिकारी काम नहीं किए थे लास्ट लेक्चर, हमने केवल प्रोग्राम को रन करना देखा था और कंपाइल करना देखा था, जिसमें मैंने आपको दो कमांड के बारे में बताया था। पहली कमांड थी जिसे बोला जाता है जावा सी, जावा कॉन्फ़िगरेशन, कई लोग इसे जावा कंपाइलर भी बोलते हैं, इट्स ओके। और दूसरी कमांड थी, इसका नाम है जावा। तो यहां पर जावा सी का यूज करके आप कोड को कंपाइल करोगे और जब आप कोड को रन करना चाहोगे तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे? जावा। डन। काफी डिटेल में चीजें बताई थी, एक बार पहले उसको एक बार देखेगा और देन उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो चीजें इजी होंगी। डन। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं पहले आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। उन सारे पॉइंट को क्लियर करने के बाद में मैं यहां पर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूंगा जिसे बोला जाता है आउटपुट फॉर्मेटिंग। रिमेंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो उस प्रोग्राम की आपको क्या करनी पड़ेगी, उस प्रोग्राम में जो आउटपुट जनरेट होगा आपको उस आउटपुट की फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी। और फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको यह प्रिंसिपल डिटेल में पता होना चाहिए। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है भाई साहब? demo.java। डन। ये एक फाइल बनाई थी और उसके अंदर हमने क्या करा था, एक क्लास बनी थी, उस क्लास का नाम क्या दिया था? डेटा। अब यहां पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लो। देखिए, जो भी चीजें मैं आपको यहां पे बता रहा हूं वो चीजें, उनका मैं एग्जैक्ट रीजन अभी आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय के साथ में जब अपन जावा लैंग्वेज के डेप्थ में जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आना चालू होंगी, कंसेप्ट कैसे वर्क करते हैं। मगर एट द टाइम अगर बात की जाए तो आपको कुछ कन्वेंशन फॉलो करने पड़ेंगे। रिमेंबर, मैं क्या बोल रहा हूं? कन्वेंशन। नॉर्मली प्रोग्रामिंग के अंदर दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है रूल और एक होता है कन्वेंशन। रूल और कन्वेंशन में डिफरेंस क्या होता है? रूल की बात की जाए तो रूल अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको एरर मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसके लास्ट में क्या लगता है? सेमीकोलन। तुमने नहीं लगाया तो क्या मिलेगी भाई साहब? एरर। कंपाइलर बोलेगा भाई साहब ये रूल है कि आपको सेमीकोलन लगाना है, यहां पर तुमने नहीं लगाया, एरर ले लो। ठीक है। बट कन्वेंशन की बात की जाए तो जो कन्वेंशन होते हैं वो चीजों को समझने के लिए होते हैं। डन। मान लो आप एक टीम में काम कर रहे हो, उसमें 5 डेवलपर्स हैं। अगर पांचों डेवलपर एक ही प्रकार के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो उस केस में एक डेवलपर ने जो कोड लिखा है उस कोड का दूसरे डेवलपर के लिए समझना इजी हो जाएगा। क्योंकि कंपनियों में आपका कोई कोड आपका जो मतलब साथ में काम करने वाला डेवलपर वो भी देखेगा, उसको भी समझना पड़ेगा उस कोड को। तो उस केस में आपको कन्वेंशन फॉलो करना होते हैं। कन्वेंशन में आगे डिटेल में क्लियर करूंगा कन्वेंशन क्या होते हैं, मगर एट द टाइम अगर बात की जाए तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स को ध्यान रखना है। आंख बंद करके बिलीव करो और याद रख लो, बात खत्म। समय के साथ में आपको हर चीज का रीजन मिलेगा, एक एक कंसेप्ट का। आई विल इंश्योर यू दैट। डन। मगर अभी की बात की जाए तो पहले यहां पर मैंने क्या करी थी, क्लास बनी थी, क्लास का नाम क्या था? demo.java। इस फाइल को मैंने यहां से मारा डिलीट, बात खत्म, मेरे को नहीं चाहिए। ये जो डेटा डॉट क्लास नाम की फाइल बनी थी, कब बनी थी भाई साहब? ये कंपाइल करने के बाद। डॉट क्लास फाइल हमेशा कंपाइल करने के बाद बनती है, ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। इसको भी मैंने क्या कर दिया? डिलीट। अब पहले कुछ कन्वेंशन को समझने की कोशिश करो। पहला कन्वेंशन, नेम ऑफ क्लास मस्ट बी सेम एज नेम ऑफ फाइल। मतलब जो आपकी फाइल का नाम होगा वही आपकी क्लास का नाम होना चाहिए। रिमेंबर, दिस इज द पॉइंट, पहला पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक क्लास बनाना चाहते हो, उस क्लास का नाम क्या है? मान लीजिए स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे? आप आपकी फाइल का नाम भी क्या दोगे? स्टूडेंट। अगर आपको क्लास बनानी है मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोबाइल, तो आपकी फाइल का नाम भी क्या होगा? मोबाइल। अगर आपको क्लास बनानी है मान लीजिए फॉर एग्जांपल टेलीविजन, तो आपकी क्लास का नाम भी क्या है? आपकी फाइल का नाम भी क्या होगा? टेलीविजन। डन। अब यहां पर अभी तक की बात की जाए, जो प्रोग्राम मैंने अभी इसके पहले बनाया था उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें, वहां पे प्रॉब्लम क्या थी? मैंने वहां पर क्लास का नाम क्या दिया था? डेटा। मगर उस क्लास को जिस फाइल के अंदर मैंने क्रिएट किया था उस पर्टिकुलर फाइल का नाम क्या था? आपका डेमो। डन। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ये कन्वेंशन फॉलो करना है कि जो फाइल का नाम वही क्लास का नाम। डन। इसको मैं डिटेल में क्लियर करूंगा कि इसका रीजन क्या है, बट अभी की बात करो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी अपन प्रोग्रामिंग के इनिशियल फेज में है। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो जब भी आप कोई क्लास बनाओगे
तो उस क्लास को लिखने का कन्वेंशन क्या होगा, तरीका क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपने क्लास बनाई और उस क्लास का आपको क्या करना है, कोई नाम देना। तो जैसे मान लो आपने क्लास बनाई, उसका नाम दिया स्टूडेंट, तो उसका नाम कैसे दिया जाएगा। रिमेंबर, ये आपको आगे तक, जब तक आप जावा डेवलपमेंट में काम करोगे, आपको यही कन्वेंशन फॉलो करना है। ये कन्वेंशन कभी चेंज नहीं होंगे। डन। तो मान लीजिए आपने कोई क्लास बनाई और उस क्लास का क्या करना है, आपको कोई नाम देना है। तो क्लास का जो नाम होगा वो हमेशा केमल केस में होगा। केमल केस, केमल मतलब क्या, ऊंट। ऊंट केस बोल लो आप एक तरीके से इसको। अब ऊंट की बात करें, ऊंट कैसा होता है, पहले थोड़ा सा ऊंचा, फिर बीच में नीचा, गर्दन नीचे होती है, फिर ऊंचा, फिर थोड़ा सा नीचा। तो इस तरीके से क्या होता है, केमल आपको दिखता है। सेम इट इज, जब भी आप किसी क्लास का कोई नाम दोगे तो क्लास का जो नाम होगा वो हमेशा केमल केस में होगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैं क्लास बनाना चाहता हूं और उस क्लास का नाम क्या देना है मुझे, स्टूडेंट। तो मैं यहां पर कुछ ऐसा लिखूंगा, STUDENT, स्टूडेंट। स्टूडेंट का एस क्या है, कैपिटल। डन। अगर मान लीजिए आपकी क्लास जो बना रहे हो उसका नाम क्या है, उसका नाम 2 वर्ड्स का है, ठीक है। तो मान लो आपकी क्लास का नाम क्या है, डेटा सेट। तो आपका लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा, डेटा का D कैपिटल होगा और सेट का S कैपिटल होगा। दीज आर द कन्वेंशन। क्लास का नेम हमेशा इसी पैटर्न में आएगा। डन। जब भी आप ऐसा देख लो, आप आपके प्रोग्राम में ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ देख लो कि जहां पर पहला कैरेक्टर क्या दिख रहा है, कैपिटल, तुरंत मन से आवाज आनी चाहिए, भैया ये क्लास है, ठीक है। डन। तो स्टूडेंट ये क्या है, एक क्लास है, क्योंकि इसका एस क्या है, कैपिटल है। अगर आप एक क्लास बना रहे हो जिसका नाम क्या है, मल्टीपल वर्ड में, 2 वर्ड में, तो उसका नाम कैसा लिखा जाएगा, डेटा का D कैपिटल, सेट का S कैपिटल। इसके अलावा मान लीजिए आपने क्लास बनी जिसका नाम दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ऑलरेडी बनी बनाई क्लास होती है अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम की। तो यहां पर उसका लिखने का तरीका क्या होगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। डन। क्लियर है। तो जब भी आप कोई क्लास बनाओगे तो उसका नेम काय में होना चाहिए, केमल केस में। जो कन्वेंशन है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो क्रिएट करूंगा, मगर अभी की बात किया तो अभी अपन उतना डिटेल में नहीं पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना है। अभी फंक्शंस आने, उनके कन्वेंशन होंगे, ऑब्जेक्ट आने, उनके कन्वेंशन होंगे, इंटरफेस आना, उनके कन्वेंशन होंगे। तो सबके अलग अलग कन्वेंशन मिलेंगे। तो जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको, वैसे तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि फंक्शन को लिखना कन्वेंशन क्या है, इंटरफेस को लिखना कन्वेंशन क्या है। जैसे अभी मैं क्लास की बात कर रहा हूं तो क्लास को लिखना कन्वेंशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, मैं अभी क्लास क्या होती है समझा नहीं रहा हूं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको पहला प्रोग्राम बना तो पहले क्या चाहिए, क्लास। बिना क्लास से काम ही नहीं होना है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको इतना बता रहा हूं। डन। तो यहां पर जो आपकी क्लास का नाम वही आपकी फाइल का नाम। डन। तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहां पर एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो मान लो मुझे एक क्लास बनानी है और उस क्लास का नाम देना है मुझे माय प्रोग्राम। डन। माय प्रोग्राम। अब पॉइंट को ध्यान समझना, अगर मुझे माय प्रोग्राम नाम की क्लास बनानी है, कोड क्लास के अंदर करोगे तो आपकी फाइल का नाम भी क्या होना चाहिए, माय प्रोग्राम। तो यहां पर आपका लिखने का तरीका क्या होगा, माय प्रोग्राम का जो M होगा वो कैपिटल होगा, Y स्मॉल, और यहां पर आपने लिख दिया माय प्रोग्राम डॉट जावा। दैट्स इट। अब यहां पर नोटिस करिएगा कि आपने एक फाइल तो बना दी माय प्रोग्राम डॉट जावा, तो इसके अंदर जो क्लास बनेगी उसका नाम भी क्या होना चाहिए, सेम एज इट इज होना चाहिए। डन। क्लियर। तो यहां पर आपने लिख दिया है क्लास माय प्रोग्राम, दैट्स इट। और इसका ब्रैकेट अपन ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, बात खत्म। ठीक है, रूल क्लियर हो गया होगा कि क्या करना और कैसे करना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप कोई क्लास बनाओ तो उसके पहले एक वर्ड लगाने की आदत डाल लो, पब्लिक। ठीक है, इसका अपना एक रीजन होता है जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। डिफॉल्ट स्कोप क्या होता है, पब्लिक स्कोप क्या होता है, प्राइवेट स्कोप क्या होता है, मगर अभी की बात की जाए तो आप ये आदत डाल लो, क्लास का नेम और फाइल का नाम सेम, और उसके पहले हमको क्या लगाना है, पब्लिक वर्ड लगाना है। दैट्स इट। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको पता है कि भैया अगर आपको जावा में कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो पहले क्या होना चाहिए, मेन फंक्शन। तो मैंने यहां पे लगा दिया भैया मेरा मेन फंक्शन, तो मैंने यहां पे लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड देन ब्रैकेट में आपने लगा दिया स्ट्रिंग args एंड देन दैट्स इट। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। ठीक है,
इन सभी चीजों की बात की जाए तो अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपने शुरुआत में वॉइड मेन लिखा हुआ देखा होगा। यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग एआरजीएस का मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग तो आपको 2-3 वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रिंग एआरजीएस का मतलब क्या होता है, बट अभी की बात की जाए तो अभी नहीं क्लियर होगा, ठीक है। अब यहां पर मेरा पहला प्रोग्राम क्या है, एक प्रोग्राम तो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, हेलो कोड मंत्रा प्रिंट कराने के लिए। अब मैं यहां पर आपके नाम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूं, और प्रोग्राम क्या है भाई साहब आपका, आपको 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है। डन। अब यहां पर जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूं उसकी प्रॉब्लम को समझना, और प्रॉब्लम को समझने के बाद में आपको उसके मैं सॉल्यूशन पे लेकर आऊंगा। डन। अब ध्यान देना प्लीज, यहां पर अगर मुझे 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाया तो भैया 2 नंबर के एडिशन का प्रोसेस क्या बोलती है कि आपके पास एक वैल्यू होगी, पहली वैल्यू, एक दूसरी वैल्यू होगी, और दोनों को ऐड करके क्या करना है, आपको तीसरी वैल्यू जनरेट करनी है। बात खत्म। सी में ऑलरेडी कर रखा होगा आपने ये चीज। तो इस केस में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको यहां पर 3 वैल्यूज को स्टोर करवाना है। और अगर आपको 3 वैल्यूज को स्टोर कराना है तो आपने क्या करा है, आपने यहां पर 3 वेरिएबल ले लिए। पहला वेरिएबल a, b, c, दैट्स इट। डन। तो हमारे पास टोटल मिला के 3 वेरिएबल हो गए, a, b और c। ए में हमारी पहली वैल्यू आएगी, बी में हमारी दूसरी वैल्यू आएगी, और सी में क्या आ जाएगा, आपके प्रोग्राम का आउटपुट। बात खत्म। अब यहां पर ए की बात की जाए तो ए में मैंने पहली वैल्यू असाइन करी, मान लीजिए 100। बी की बात की जाए तो बी में हमने दूसरी वैल्यू असाइन करी, वैल्यू क्या है भाई साहब आपकी 200। रिमेंबर मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको लगे तो मत देना, मैं तो बेटर लुक एंड फील के लिए यहाँ पे स्पेस दे रहा हूं, आपको लगे तो हटा देना सब कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। और उसके बाद में यहां पर हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना। तो मैं लिख दिया c इक्वल टू a प्लस बी। आप सभी को पता होगा, आप बोले थे क्या करवा रहे हो यार ये, हैं? डन। क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, 2 नंबर का एडिशन हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि इस पर्टिकुलर केस में आपके पास में क्या हुआ, टोटल मिला के 3 वेरिएबल बने। पहला वेरिएबल a, दूसरा वेरिएबल b, तीसरा वेरिएबल c। डन। a की बात करो, a की वैल्यू क्या आपने डाली 100, बी की वैल्यू क्या डाली मान लीजिए 200, और आउटपुट क्या आ गया आपका 300। बात खत्म हो गई। डन। अब यहां पर ये जो मेरा आउटपुट आया है, इस आउटपुट को मैं क्या चाहता हूं, इस आउटपुट को मुझे प्रिंट कराना है। कहां पर, मेरी आउटपुट स्क्रीन पर। कहां पर, आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन मतलब क्या, आपका कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर सिंपल वर्ड में उसे बोला जाता है कंसोल स्क्रीन। डन। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर आप चाहो तो आप वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके वहां से प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर सकते हो, जिसको मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था। मगर यहां पर अगर वीएस कोड की बात की जाए तो वीएस कोड में इनबिल्ट पहले से ही एक कमांड प्रॉम्प्ट अवेलेबल है, और जिसे बोला जाता है टर्मिनल। तो अगर आपको टर्मिनल को ओपन करना है तो आपको यहां पर ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा टर्मिनल, और टर्मिनल पे जाके बेटा न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास में टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और आप यहां पे कोड को कंपाइल और रन कर सकते हो। डन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां से आपको ओपन नहीं करना है तो यहां पर आपको नीचे देखो एक लाइन दिख रही है, ये जैसे यहां पर आप लेकर आओगे ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट हो जाएगी, माउस का कर्सर दबाओ और उसको ड्रैग कर लो, वहां फिर अपना टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो आपकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार ये कर लेना। मगर हाँ, मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा कि कई लोग क्या करते हैं, जितनी बार कोड कंपाइल करेंगे, जितनी बार, हर बार एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, देखो ये कितने टर्मिनल ओपन हो गए, 2। फिर अगली बार क्या होगा, इसको क्लोज कर देंगे, फिर एक टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो यहां पे कितने टर्मिनल ओपन हो गए, 3। तो भैया आपके सिस्टम का लोड बढ़ेगा, ऐसा मत करना। टर्मिनल ऑलरेडी बने हुए तुम्हारे पास में, एक बना लिया, बात करो, उसी कोड को बार बार कंपाइल और रन करते चलो, क्या प्रॉब्लम है। डन। तो यहां पर आपको मल्टीपल टर्मिनल ओपन नहीं करना है, आपने केवल गए एक बार टर्मिनल क्रिएट करा और यहां पर आपका टर्मिनल रेडी है। हाँ, पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए मल्टीपल टर्मिनल क्रिएट किए जाते हैं, मगर अभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा उस चीज के बारे में। डन। तो टर्मिनल पे काम किया, इसको क्लोज कर दो। वापस ओपन करना है तो नीचे जाओ, हाईलाइट हुआ, ऊपर लेकर आ जाओ, बात खत्म। 2-4 बार ट्राई करोगे, प्रैक्टिस का पार्ट बन जाएगा। चलिए, तो यहां पर भी आप चाहो तो आपके कोड को डायरेक्टली कंपाइल और रन कर सकते हो। चलिए अब ध्यान देना प्लीज यहां पे। अब यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा जो आउटपुट आया है सी, उस आउटपुट को मुझे क्या करना है, मेरे टर्मिनल पे प्रिंट कराना है। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना, अगर अपन जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा लैंग्वेज में किसी भी आउटपुट को, ये आपका आउटपुट है,
इस आउटपुट को आपको कहां प्रिंट कराना है? आपकी कंसोल स्क्रीन पर, मतलब आपकी आउटपुट स्क्रीन पर। तो यहां पर अगर आपको कंसोल स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए जावा लैंग्वेज में आपके पास में बहुत सारे अलग अलग फंक्शन अवेलेबल है। मैं अभी बात कर रहा हूं केवल 3 के बारे में। एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है प्रिंट, एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है printf, और एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है println। अगर आप सभी की बात की जाए तो आपने अगर सी लैंग्वेज में वर्क करा है तो आपने printf फंक्शन वहां पर देखा होगा। तो जैसा printf वहां होता है वैसा printf यहां पर भी अवेलेबल ही। डन। एक फंक्शन होता है इसका नाम होता है println, और एक होता है जिसका नाम होता है print। तो चलिए हम तीनों फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर अगर इन तीनों फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इन तीनों फंक्शन को लिखने का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है, उसको मैं अभी डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा। मगर जब भी आप इन फंक्शन को यूज करो तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या प्रिंट या प्रिंटफ, कुछ इस तरीके से। अब आप थोड़ा सा अगर अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इंप्रूव करोगे तो आप देख रहे हो, अरे एस कैपिटल है, ये तो क्लास है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर क्या करा मैंने पहले फंक्शन का यूज करा जिसका नाम है प्रिंट। अब प्रिंट की अगर बात की जाए तो आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और आपने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, आपको आपके आउटपुट क्या कराना है, प्रिंट कराना है। आउटपुट किस में, ए में, बी में या सी में? सी में। तो यहां पर आपने लिख दिया सी, दैट्स इट, बात खत्म, क्लियर। अब इस कोड को हम वापस क्या करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। डन। तो यहां पर कोड को कंपाइल करने की बात की जाए तो कंपाइल करने की कमांड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मैंने यहां पर लिखा जावा सी और देन उस फाइल का नाम जिसे हमको क्या करना है, कंपाइल करना है। तो फाइल का नाम क्या है, माई प्रोग्राम डॉट जावा। जिस पैटर्न में लिखा है बेटा उसी पैटर्न में लिखो। एम स्मॉल कर दोगे, कैपिटल कर दोगे, एरर आएगी, ध्यान रखना। माई प्रोग्राम डॉट जावा, कोड कंपाइल हो गया। अब कोड को रन करना है तो आपको एक चीज पता है, कोड को कंपाइल करने के बाद कौन सी फाइल बनती है, डॉट क्लास फाइल। और हमारा काम क्या होता है, इस डॉट क्लास फाइल को रन करना, ठीक है। सोर्स कोड कंपाइल होता है, क्लास फाइल रन होती है। डन। तो मैंने यहां पे लिख दिया है जावा, जावा का ही कमांड है कोड को रन करने की, और आपने यहां पे लिख दिया उस फाइल का नाम जो आपकी मेन क्लास है। तो मेन क्लास कौन है आपका, माई प्रोग्राम, देन एंटर, क्लियर। और जैसे आपने कोड को रन किया तो आपका आउटपुट क्या मिला आपको, यहां पे 300। डन। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं प्रिंट और println की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक चीज ध्यान देना। तो अगर आपको एक डिफरेंस समझना है कि प्रिंट फंक्शन और println फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं। ये मैंने लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और देन मैंने सी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। सी की वैल्यू क्या है आपकी 300। मैंने एक बार फिर प्रिंट करा दिया अगेन। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ध्यान रखना, मैं समझाता हूं आपको। जब यहां पर आपका जो प्रिंट फंक्शन है वो वर्क करेगा तो क्या करेगा, पहला वाला जो प्रिंट फंक्शन वर्क करेगा तो वो पहले प्रिंट कराएगा 300, और 300 प्रिंट कराने के बाद जो कर्सर होगा वो इसी जगह पर रहेगा, आगे यहीं पर इस जगह पे। डन। और अगर आपने दोबारा प्रिंट फंक्शन लगाया, मतलब दोबारा प्रिंट कराएगा, तो वो जो प्रिंट होगा वो इसके जस्ट आगे, मतलब यहां पर हो जाएगा। डन। तो इस केस में अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 300। एक बार चेक करते हैं, ध्यान देना प्लीज। कोड को मैंने वापस से क्या करा, कंपाइल। जितनी बार कोड में चेंज करोगे उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपाइल करना पड़ेगा, ध्यान रखना। डन। और जितनी बार कंपाइल करोगे आपकी डॉट क्लास फाइल क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। डन। अब आप एक चीज नोटिस करो, आपका आउटपुट क्या मिला, 300। बात खत्म। बट इसी जगह पर अगर मैं एक फंक्शन का यूज करूं, उस फंक्शन का नाम क्या भाई साहब, प्रिंट या println। तो देखो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने लगा दिया println। डन। इस केस में क्या होगा, ध्यान देना। इस केस में सबसे पहले कौन वर्क करेगा, प्रिंट फंक्शन या println फंक्शन, println फंक्शन। डन। तो इस केस में क्या होगा, println वर्क करेगा और सी की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। सी की वैल्यू क्या है भाई साहब, 300। मगर ln की बात की जाए तो ln फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन जो लाइन है उसको चेंज कर देगा। मतलब जो कर्सर है, पहले कर्सर यहां पे पड़ा हुआ था, मगर ln फंक्शन आपने लगाया तो कर्सर कहां जाएगा, अगली लाइन में। और जब ये प्रिंट वर्क करेगा
तो इस केस में जो आपका जो सी है वो कहां प्रिंट हो जाएगा, अगली लाइन में प्रिंट होगा, मतलब यहां पर आउटपुट कुछ इस जगह पर आएगा। डन। तो अगर आप प्रिंट एलन फंक्शन का यूज करोगे तो प्रिंट एलन फंक्शन प्रिंट कराने के बाद में कर्सर को नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा, मतलब जो भी आप आगे प्रिंट कराओगे वो सब का सब अगली लाइन से प्रिंट होना चालू होगा। और प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कर्सर को उसी लाइन में छोड़ देगा, मतलब जो प्रिंट कराओगे वो उसी लाइन में आगे प्रिंट होगा। तो ये अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार आपको यूज करना है कि आप प्रिंट का यूज करोगे या प्रिंट एलन का यूज करोगे। तो चलिए एक बार अपन इस कोड को वापस से कंपाइल और रन करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इस कोड को वापस कंपाइल किया, कोड को वापस से रन किया। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आपका आउटपुट क्या आया, 300। डन। तो अगर आप कर्सर को नेक्स्ट लाइन में पहुंचाना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, प्रिंट एलन। और अगर आपको कर्सर को उसी लाइन में रखना है प्रिंट कराने के बाद में तो आप किसका यूज करोगे, प्रिंट। डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास में एक टर्मिनोलॉजी और है जिसे बोला जाता है आउटपुट फॉर्मेटिंग। डन। अब आउटपुट फॉर्मेटिंग की अगर बात करो, आउटपुट फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं यहां पे वर्ड की बात करूं, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए प्रिंटफ फंक्शन आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, ठीक है, और सी लैंग्वेज में आपने जब प्रिंटफ फंक्शन पढ़ा होगा, अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, मेरा कंटेंट अगर आपने देखा हुआ है तो आपको मैंने बताया था वहां पे कि प्रिंटफ में एफ का मतलब क्या होता है, फंक्शन, है ना, यही बताया था ना। नहीं, प्रिंटफ में एफ का मतलब होता है फॉर्मेटेड। डन। और फॉर्मेटिंग की बात करो, फॉर्मेटिंग मैंने वहां पर डिटेल में समझाई थी कि फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली क्या होती है। बट अगर मैं यहां पर बात करता हूं फॉर्मेटिंग की, तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हमारे कंटेंट को प्रॉपरली अलाइन करना, प्रॉपर ऑर्डर में जमाना, फॉर्मेट करना, ठीक है। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना। एक काम करते हैं अपन, यहां से ये एक लाइन को हटा देते हैं, ठीक है, मैंने हटा दिया। अब पॉइंट को ध्यान समझना। एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम के आउटपुट को वापस से क्या करवाते हैं, प्रिंट कराते हैं। मैंने कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, आउटपुट क्या है आपका 300। डन। यही आउटपुट आना चाहिए था भैया, बिल्कुल सही है। ए की वैल्यू 10 थी, बी सॉरी ए की वैल्यू 100 थी, बी की वैल्यू 200 थी, आउटपुट क्या मिल गया आपको 300, बात खत्म। मगर आप सोचो कि ये जो 300 यहां पर प्रिंट हुआ है, इस आउटपुट की बात की जाए तो ये आउटपुट एक मीनिंगलेस आउटपुट है। आप खुद सोचो, इमेजिन करो कि आपकी बात की जाए तो आपने तो ये प्रोग्राम देख रखा है, ठीक है। डन। जैसे मैं इसको 10 कर देता हूं, इसको 20 कर देता हूं। आपने यहां पर इस प्रोग्राम को देख रखा है कि प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है। अगर इस कोड को आप कंपाइल करोगे, आप रन करोगे, तो आपको पता है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 30, बात खत्म है। बट आप सोचो, इमेजिन करो कि आपने इस कोड को रन किया अपने क्लाइंट के सामने, और क्लाइंट के सामने जब कोड को रन किया और आपको आउटपुट क्या दिखा, 30, केवल इतना, ठीक है। आप इमेजिन करो इस कंसेप्ट को, जैसे मान लो आप घर पे कोडिंग कर रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो। डन। आपने एक प्रोग्राम बनाया, ऐसे एक प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम बनाने के बाद उस प्रोग्राम को क्या करा, रन किया, और रन करने के बाद एक आउटपुट आया 30। आपको पता है 30 कैसे आया, बिल्कुल पता है सर, ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, और आंसर क्या आ गया 30, बात खत्म। मगर आपने क्या किया, आपने अपने पापा को बुलाया और पापा से बोला, पापा मैंने प्रोग्राम बनाया और देखो इस प्रोग्राम का आंसर आया 30, बताओ कैसे आया। अब मुझे सोच के बताओ, क्या बता पाएंगे आपके पापा कि ये 30 आया तो आया कैसे, नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है 30 एग्जैक्टली है क्या। अगर इस 30 की बात की जाए तो 30 2 नंबर का एडिशन भी हो सकता है, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, 2 नंबर का डिवीजन भी हो सकता है। तो किसी बिल्डिंग में नंबर ऑफ फ्लोर हो सकते हैं, किसी इंसान की एज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये तो आप कैसे बताओगे 30 एग्जैक्टली है क्या। डन। तो इस केस में अगर अभी की बात की जाए तो अभी आपका आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है, 30। बट इसी जगह पर अगर आपका आउटपुट कुछ ऐसा प्रिंट हो तो एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इक्वल टू 30, विच लुक्स बेटर। ज्यादा बेटर कौन लग रहा है, ज्यादा बेटर ये है। ये आउटपुट आपका मीनिंगफुल है, ऊपर वाला आउटपुट क्या है आपका, मीनिंगलेस है। डन। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आपके आउटपुट को प्रॉपरली प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, आपके आउटपुट की फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग करने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, मगर अभी अपन कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे। डन। तो ध्यान देना प्लीज। तो यहां पर अगर आपको आपके आउटपुट की फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग करने का तरीका क्या होता है, ध्यान देना। यहां पर आपने भी क्या करा, डायरेक्टली सी प्रिंट करा दिया। पहला तरीका वही है जो आप ऑलरेडी सी लैंग्वेज में यूज करके आए हो,
printf फंक्शन। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं क्या, कुछ तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, बात कर रहा हूं। अब वही चीजें जो सी लैंग्वेज में होती थी क्या, %d %f, ये सब अवेलेबल है यहां पर। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे लिख दिया एडिशन ऑफ। तो यहां पर पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, एडिशन ऑफ, तो पहले मैंने एडिशन ऑफ लिख दिया। अब एडिशन ऑफ के बाद में किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, 10। 10 कैसी वैल्यू है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है। डन। तो यहां पर मैं लगा दूंगा %d, देन मैंने लगा दिया अगेन एंड, ये वाला एंड, और उसके बाद मैंने लगा दिया %d इक्वल टू %d कॉमा a कॉमा b कॉमा c, दैट्स इट। अब इस तरीके से अगर मैं प्रोग्राम को क्या करता हूं, कंपाइल और रन करता हूं, तो मुझे यहां पर कोई एरर नहीं मिलेगी, प्रोग्राम प्रॉपर्ली कंपाइल हो जाएगा, प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन हो जाएगा, और आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा, एडिशन ऑफ 10 and 20 इक्वल टू 30। डन। अब फॉर्मेटिंग की बात की जाए तो फॉर्मेटिंग आपको डिटेल में आनी चाहिए, क्योंकि आउटपुट आपका कैसा दिखेगा ये फॉर्मेटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। डन। अब ध्यान देना प्लीज। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आपका जो एडिशन ऑफ है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। पहले क्या प्रिंट होगा, एडिशन ऑफ। अब इस वाले %d की बात की जाए तो इस वाले %d पर कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, a की। देन आपका जो एंड होगा वो एडिटिव प्रिंट हो जाएगा। फिर इस वाले %d पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, b की। फिर इक्वल टू एडिटिव प्रिंट हो जाएगा, और देन %d पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, c की। बात करता हूं। तो इस तरीके से आपका जो आउटपुट होगा वो क्या प्रिंट हो जाएगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज जैसा सी लैंग्वेज में वर्क करता था। डन। तो आप चाहो तो उसी पैटर्न में वर्क कर सकते हो, केवल और केवल वहां पर आप प्रिंटफ लगाते थे, यहां पर उसके पहले एक लाइन और लिख देना सिस्टम डॉट आउट, बात करता हूं, क्लियर है। डन। तो इस तरीके से आप आपके आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हो, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एक तरीका तो ये था, इसके अलावा एक तरीका और होता है जिसे बोला जाता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की बात की जाए तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को मैं आगे आपको बताऊंगा, जब मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा अपकमिंग 1 या 2 वीडियोस के बाद में, तब आपको वो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का जो कंसेप्ट होता है वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि वो चीज क्या होती है। और जावा में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल फीचर है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। डन। मगर एट द टाइम अगर बात की जाए तो आप इस तरीके से आपके आउटपुट को प्रॉपर्ली प्रिंट करा सकते हो, शो करा सकते हो। डन। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की बात की जाए तो ये एक स्टैटिक प्रोग्राम है। स्टैटिक, रिमेंबर। अब स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक मतलब फिक्स। अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो यहां पर आपने क्या करा, a की वैल्यू दी 10, b की वैल्यू दी 20। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं जितनी बार कंपाइल करूं, जितनी बार रन करूं, मुझे हर बार आउटपुट क्या मिलेगा, 30। एडिशन ऑफ 10 and 20 इक्वल टू 30। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर a और b की वैल्यू क्या दे रखी है भाई साहब, फिक्स। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, तो आपका आउटपुट भी क्या मिलेगा, फिक्स ही मिलेगा। बात खत्म, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं मेरे प्रोग्राम को थोड़ा सा डायनेमिक बनाना चाहता हूं। जस्ट लाइक अगर आपने सी में वर्क किया हुआ है तो वहां पर आपने एक फंक्शन का यूज किया होगा जिसे बुलाता है स्कैनफ, और स्कैनफ का यूज करके आप यूजर इनपुट दे सकते हो। यूजर इनपुट मतलब क्या, जब मेरा प्रोग्राम चल रहा होगा तब मैं वैल्यू डालूंगा 10, दूसरी वैल्यू डालूंगा 20, आउटपुट मिल जाएगा 30। अगली बार फिर प्रोग्राम को रन करूंगा, फिर नई वैल्यू डालूंगा, फिर मुझे नया आउटपुट मिल जाएगा। तो प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका डायनेमिक। डन। मगर अगर आप चाहते हो कि आपको जावा में यूजर इनपुट लेना है यूजर से, तो उस केस में आपको यहां पर एक क्लास का यूज करना पड़ेगा। उस क्लास का नाम होता है स्कैनर क्लास, मगर उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि स्कैनर क्लास एग्जैक्टली क्या होती है। डन। बट उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक आर्किटेक्चर क्लियर हो गया होगा फॉर्मेटिंग का, और साथ ही साथ आपको यह पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि जावा प्रोग्राम में क्लास का नेम और फाइल का नाम का क्या रिलेशन है। डन, क्लियर। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा।
अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।